भाई मुकेश राजपूत जी से सामना करना है तो कुछ स्मार्ट बनने की कोशिश करी कि कुछ सवाल जवाब थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो कम से कम कपड़ों की शर्म कर लेंगे। नहीं, ये तो गुरुग्राम है और गुरुग्राम के जो बेताज बादशाह हैं जो बादशाहपुर में रहते हैं वो समक्ष बैठे हैं, तो यहाँ तो मैं ही नहीं, इस प्रजातंत्र में कोई बेताज बादशाह नहीं होता। इस प्रजातंत्र में तो कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने आप को जनता का सेवक कहता है और 5 साल के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं जी। तो हर 5 साल में लोग फैसला करते हैं कि कौन उनको अपना विधायक चाहिए। फिर पार्टी सरकार बन जाती तो सरकार फैसला करती है, पार्टी फैसला करती है कि कौन मंत्री बनाया जाए। तो बादशाह इसमें ठीक है, मेरी विधानसभा का नाम बादशाहपुर है और अब डिलिमिटेशन होने जा रहा, पता नहीं क्या क्या नाम नए आएंगे। गुड़गांव में बहुत सी विधानसभाएं नहीं बननी और मेरा अंदाजा है 8 या 9 विधानसभा अकेले गुड़गांव जिले में बनेगी, तो नए नए नाम आएंगे हिसाब से। हाँ, ये जो गुरुग्राम है इसको हम उस वक्त से देख रहे थे जब ये गुड़गांव हुआ करता था, एक नहीं छोटा सा। आप गुड़गांव देख रहे हो। हाँ। मैं इसको छावनी देखता था जी जी। जब मैं छोटा था और तकरीबन 6-7 क्लास में पढ़ता था तो मैंने नैनीताल पढ़ता था जी। तो वहां छुट्टियां होती थी दिसंबर के महीने में, उस समय सर्दी पड़ती थी। आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था नैनीताल में गर्मी है। हाँ। मंसूरी और नैनीताल में मौसम साफ है। उस समय 8 दिसंबर के आसपास छुट्टियां होती थी और बर्फ पड़ जाती थी और होली के बाद स्कूल 2-3 दिन बाद खुलता था। तो यहाँ हमारे पिताजी एमएलए मंत्री होते थे तो हम यहाँ आते थे। तो जो 73 सेक्टर है उसमें फाजिलपुर बहरामपुर गांव है, वहां हम रहते थे। तो यहाँ पिताजी मिनिस्टर थे, गुड़गांव रहते थे। तो हम जब आते छुट्टी तो माँ के पास रहते थे, माँ फार्म पे रहती थी। तो हम ये कह के आया करते, माँ हम छावनी जा रहे हैं। तो इसको कोई गुड़गांव नहीं बोलता था, इसको छावनी बोलते थे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गुड़गांव कहलाया कि थोड़ी सी आबादी बढ़ी। फिर यहाँ 75 के दशक में मारुति कंपनी आई जी। 80 के दशक में आसपास रियल एस्टेट में DLF एक कंपनी आई जी। इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और फिर पिछले दिनों हमारी ही सरकार ने इसका नाम गुरुग्राम किया जी। तो मेन गुड़गांव का जो डेवलपमेंट हुआ वो मारुति कंपनी की वजह से हुआ और रियल एस्टेट में DLF की वजह से हुआ। इसीलिए तो जो हमारा ये जो कार्यक्रम है इसके मेन स्पॉन्सर आप देख पा रहे होंगे मारुति है जी। तो हमारा इस छावनी को गुरुग्राम बनाने में मारुति का सबसे बड़ा योगदान है। तो आपने इनडायरेक्टली जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी तारीफ कर दी। तो नहीं, मैं आपके नहीं, मैं जब भी कहीं बोलता हूं तो हर जगह ये भाषण का, चाहे गांव हो चाहे शहर हो चाहे कोई मंच हो, इस छावनी को गुरुग्राम और मिलेनियम सिटी बनाने में 2 कंपनियों का अहम योगदान है, मारुति का और DLF का। जी। तो ये मारुति की बात निकली है और मारुति भारत की पहली ऐसी कार थी जो आम आदमी के लिए बनाई गई थी, सबसे सस्ती कार जिसको आम आदमी अफोर्ड करने की सोच सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे कारें इतनी हो गई हैं, ट्रैफिक गुरुग्राम में इतना बढ़ गया है कि सड़क क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया है। आपने गुरुग्राम को पूरा न्यूयॉर्क या सिंगापुर जैसा बना दिया है, लेकिन जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? चालान तो हो रहे हैं लेकिन ये जब मास्टर प्लान आया पहली बार शायद 83 में आया जब भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, और मारुति की पहली गाड़ी भी शायद 83 में आई हो मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 5-7 महीनों का, 84 के शुरू में आई हो, 83 के मिड में आई हो। जो मास्टर प्लान आया उसमें 9 मीटर और 12 मीटर के रास्ते दिए गए। उस समय ये सोच भी नहीं सकते थे गुड़गांव के लोग और मास्टर प्लान बनाने वाले लोग कि गुड़गांव में इतनी गाड़ियां आ जाएंगी। तो DLF ने जो कंपनी सड़कें बनाई या हुड्डा ने जो सड़कें बनाई वो सब छोटी सड़कें बनाई। जो कांग्रेस के टाइम में, अब भूपेंद्र हुड्डा के टाइम मास्टर प्लान है उसमें 24 मीटर से कम सड़कें नहीं है। पहले आप जो हुड्डा बोल रहे थे HUDA वाला HUD अब SSVP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस हुड्डा से ना उससे कोई ताल्लुका, वो डिपार्टमेंट है जी। तो उस समय जो HSVP ने बनाया तो वो छोटी सड़कें बनाई और अपने हिसाब से लोग बनाते हैं कि भाई इतनी गाड़ियां चलेंगी, इतनी आगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ऐसे रियल एस्टेट में मार्केट बढ़ेगी, इतनी चौड़ी सड़कों की आपको जरूरत पड़ेगी, गाड़ियां आ जाएंगी। ये ठीक बात है, हिंदुस्तान में मारुति कंपनी ने क्रांति लाई ऑटोमोबाइल लाइन में, और आज मेरी ख्याल से अकेला हरियाणा जिला 60% से ज्यादा गाड़ियां प्रोवाइड करता पूरे देश में और दुनिया भर में सप्लाई होती है। पहले कुछ 100 गाड़ियां पैदा होती थी, अब मेरी ख्याल से लाखों गाड़ियां साल में पैदा करती मारुति कंपनी। और अब तो एक प्लांट और खरकोदा में तीसरा भी लग गया उनका।
और बहुत सी कंपनियां आई हैं, तो हरियाणा ने तरक्की की, गुड़गांव ने भी तरक्की की। तो ये जैसे विस्तार हो रहा है, मारुति का विस्तार हो रहा है खरगोदा में, फिर एक और प्लांट मारुति वाले लगा रहे हैं, उसी के साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है गुरुग्राम का, उसका विकास होता तो दिखाई दे रहा है। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, जहां पे टोल टैक्स है वहां तो ऐसा लगता है जैसे किसी हम मेरे ख्याल से 36 लाइन है। हाँ, बिल्कुल, मतलब अजब उसका नजारा ही अलग से आता है। जी। लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ इतनी है, और कुछ जो लोग हमारे हैं वो दिल्ली जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, वहां पे सीधी गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे उल्टी सड़क से आ रहे होते हैं। हाँ, अभी ट्रैफिक सेंस उतना नहीं है। हम मजबूरी में, जैसे पहले कुछ दिन पहले तक हेलमेट लगाना आम आदमी बुरा समझता, उसको हैंडल में टाक लेते थे, लेकिन लगाते नहीं थे, अपनी सेफ्टी नहीं समझते थे। पुलिस वाले को देख के लगा लेते थे। अब तो कंपलसरी पीछे वाले को, बैठने वाले को भी कर दिया। ऐसे ही हम सीट बेल्ट लगाते थे गाड़ी की, तो पुलिस वाला देखा तो हमने हाथ से पकड़ के लगा ली। लेकिन अब आपने देखा 2-3 मेजर एक्सीडेंट हुए 2014 से 19 सरकार में, मोदी सरकार में। गोपीनाथ मुंडे जी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो एयरपोर्ट जा रहे थे दिल्ली में ही, और वो पिछली सीट पे बैठे, ड्राइवर का कोई आ गया, अचानक गाड़ी आ गई, ब्रेक मारा, और वो पीछे बैठे हुए भी उनकी मृत्यु हो गई। अभी शायद झुंझुनू वाला कौन गुजरे हैं, जिसमें गुजरे, वो भी दोनों गुजरे जो पिछली वाली सीटों पे थे। उनके मानविंदर सिंह जी, जो अपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, जसवंत सिंह जी, उनके बहू जी मानविंदर सिंह उसमें खुद बैठे हुए थे। वो यहाँ पे एक सभा हो रही थी, राजपूत सभा की, उससे जा रहे थे, रात को एक्सीडेंट हुआ गुरुग्राम से थोड़ा आगे जयपुर के रास्ते में, और गुजर गए रोड। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले सीट बैठने वाला सीट बेल्ट लगाता है, वो फिर भी सेफ रहता है, लेकिन पीछे हम अनसेफ रहते हैं कि सीट की बेल्ट नहीं लगाते। इसलिए जितने एक्सीडेंट अब हुए उसमें पिछले वालों की डेथ ज्यादा हुई है। इंजरी तो अगले वाले को भी, लेकिन वो बच गए, पिछले वाले की डेथ हुई है। तो जब तक हम सेफ्टी अपनी नहीं समझेंगे कि ये सरकार का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं, हम अपनी जिम्मेवारी समझे कि जिंदगी हमारी है, हमने ठीक रहना है, तो तब तक बचाव नहीं हो सकता। सब देखिए, हम तो ये जो प्रोग्राम है यही रोड सेफ्टी को लेकर कर रहे हैं, और जितने सजग आप हो, तो मुझे तो लगता है कि मारुति वालों को, और ये जो रोड सेफ्टी की ड्राइव आपके डिपार्टमेंट चला रहे हैं, इनको राव नरबीर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर जब तक हर आदमी नहीं बनेगा ना साहब, तो एक आदमी नहीं कर सकता। मोटिवेशन तो सब आदमी करे। एक इतना बड़ा गुड़गांव देश हो गया, ये आदमी बस अपनी जिम्मेवारी समझे। ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है, अपना भाषण दे देता है या टीवी पर आ जाता, कह के चला जाता है। जब तक आम आदमी के अंदर से भावना नहीं आएगी कि मैंने ट्रैफिक ठीक करना है। हम विदेशों में जाते हैं, एक लाइन 4-4 लाइनों की गाड़ियां लगी रहती हैं, कोई दूसरी तरफ से कितनी तेज रफ्तार जा रहा हो, मुंह नहीं काटता, चाहे उसको 10 मिनट खड़ा होना पड़े। कोई पैदल यात्री कोई सड़क क्रॉस कर रहा तो हंस के साइड देते हैं, रोक लेते हैं गाड़ी। बिल्कुल एकदम, कोई दूर से भी दिखेगा ना, वो सड़क पर नहीं आएगा तब भी रोक लेते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, साइकिल वाले को जेब्रा क्रॉसिंग मतलब ही नहीं क्रॉस करने का। और यहाँ तो अभी तक समझ नहीं चलाते हुए दूरी भी। और हमारे ही देश में, मैं बॉम्बे जाता हूँ, वहां ट्रैफिक सेंस है। रात को आप डिम लाइट में गाड़ी चलाएंगे, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। यहाँ जरा सी भी 1 सेकंड लग जाए, रेड लाइट से हरी लाइट हुई, पिछले वाला हॉर्न मार देगा कि जल्दी करा रहे, वो कोई रिश्तेदारी में थोड़ा करा, उसको भी जाना है, सेकंडों का भी इंतजार नहीं है। तो वो हमारी जब तक मेंटेलिटी नहीं बदलेगी ना हर आदमी की, तब तक नॉइज पोल्यूशन होता रहेगा, ट्रैफिक का सेंस ऐसा ही चलेगा। चंडीगढ़ देख लो अपना, कितना अच्छा ट्रैफिक चलता है। चंडीगढ़ में सब, क्योंकि वहां चालान है, किसी की सिफारिश नहीं चलती। यहाँ तो अब किसी कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो हमारे पास टेलीफोन आ जाता है, राव साहब को फोन कर देते हैं। हाँ, सब जो जिसकी जहां सिफारिश वहां करता है। जब ऐसे फोन आते हैं आपको, क्योंकि आपके तो वोटर्स की संख्या यहाँ पे इतनी है, फिर जान पहचान इसकी, आम आदमी से आप मिलते हैं, तो जैसे ही कोई पुलिस के हवलदार या ट्रैफिक के एसआई रोकते हैं तो सीधा मिला के फोन आपको नहीं, मैं ईमानदारी से बहुत कम टेलीफोन उठाता हूं उस मामले में कि भाई ये आया, फिर आज तक पुलिस वाला कहता हूं भाई ज्यादा कसूर ना तो इसको छोड़ देना। हाँ, इतना ही शब्द होता है बस। अभी ये जो छुड़वाने वाली प्रक्रिया, ये थोड़ी बंद करनी पड़ेगी, लोगों को सुधार। हाँ, लोगों को सुधार होना पड़ेगा, लेकिन राजनीति में, इस डेमोक्रेसी में साहब ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है। सही बात तो ये। अब हम आते हैं जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर अभी आपका एक फ्लैट बिका था, कितने करोड़ का दिया था? कहते हैं कि 190 करोड़ का बिका, लेकिन सच्चाई झूठ ये पता नहीं, लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा कि 190 करोड़ रुपए का फ्लैट। जो आम फ्लैट भी हैं, जो मतलब 30-35 लाख की डीएलएफ में आपको, लाख के नहीं, करोड़ के,
मेरी सोच लाख से ऊपर जाती नहीं है हाँ। तो उसमें भी जब बारिशों का पानी आता है तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा भर जाता है। गुरुग्राम में बारिशों के दिनों में मुझे आपके घर आना हो तो मुझे लगता है कि अगर पानी भर गया तो किश्ती से जाना पड़ेगा। तो ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कब उम्मीद सुधार करो, पाएंगे हम? अरे मुकेश जी उम्मीद करो। देखो आपको याद होगा 2016 में हमारे हिरोंडा चौक पे जल भराव हुआ था, जब तकरीबन 126 mm बारिश पड़ी थी और 3 दिन तक नेशनल हाईवे बंद रहा था। उसके बाद हमने बादशाहपुर ड्रेन का इंतजाम किया, वो बनाई, और आज कितनी ही बारिश पड़ जाए गुड़गांव में हिरोंडा चौक पे आपको पानी जल भराव नहीं मिलेगा। जहां तक गुड़गांव की जो घाटा चौक से हमारा पानी चलता है, घाटा की तरफ से पहाड़ी से, और हमारा यहाँ छावला की तरफ उस नहर में, उसको ड्रेन नंबर 8 झज्जर बोलते हैं, यहाँ छावला हम बोलते हैं ड्रेन, उसमें गुड़गांव का ढलान उधर उधर जाता है। तो एसपीआर के साथ साथ हमने एक ड्रेन और बना ली और NH 8 तक आके जुड़ गई हो जी। और मुझे उम्मीद है कि 6 महीने में इस बारिश से पहले पहले, या हो सकता है ये बारिश भी उसमें आ जाए, तो उसको कवर कर देंगे हम, बाहर का पानी निकल जाएगा। अब है मेन गुड़गांव के पानी निकासी की बात, कि मेन जो गुड़गांव शहर अंदर है इसका पानी कैसे निकाला जाए। मैंने GMDA के और नगर निगम का अधिकारी बुलाए थे पिछले महीनों, और मैंने मीटिंग करके कहा है कि इसका कोई भी ऐसा प्लान तैयार करो कि हम इस गुड़गांव का पानी, जैसे सेक्टर 31 में बहुत पानी भर जाता है, 1.5 2 फुट पानी भर जाता है, कोई ऐसा रास्ता निकालो और बुजुर्ग आदमी से पूछो कि इसका पानी का बहाव कहां से निकलता था। क्योंकि इंजीनियर तो ऐसे ही कर देते हैं कई बार, उनको टेक्निकल तो है वो, लेकिन उनको स्लोप का नहीं पता, वो देखते। तो मैंने कहा जो पुराना बहाव था, कोई सड़क के नीचे से एक सड़क खोद के हम नीचे नहर निकाल दें तो भी गुड़गांव का पानी निकल जाएगा। निकट भविष्य में आपको लगेगा कि गुड़गांव में कुछ बदलाव हो रहा है। नहीं, ये जो बुजुर्ग वाली बात आप बता रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। कालका से लेके शिमला तक एक छोटी रेलगाड़ी जाती है जिसमें 103 सुरंगें आती हैं। हाँ जी। तो उसका जो रास्ता बताया था वो एक जो ये भेड़ बकरी चालने यही सबसे अच्छा बताते जो पुराने आदमी, उनको प्रैक्टिकल होता है, फिजिकल उनको वेरिफिकेशन होती है, फिजिकल जांच की है। बाबा भालकू बोलते हैं उनको, तो उनका अभी भी म्यूजियम वहां पे बनाया हुआ है। बनाया हुआ है। तो दूसरी जो समस्या गुरुग्राम की है वो ये है कि आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आबादी के साथ साथ जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज हैं उसमें मेंटेनेंस चार्जेस अच्छे हैं, तो कूड़ा बहुत अच्छा घर से इकट्ठा हो जाता है, डंपर भी चला जाता है। लेकिन उसके बाद उस कूड़े का करना क्या है, ये अभी तक आप की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी नहीं समझ में आ रहा, सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ। नहीं, कूड़े का हम बंदवाड़ी में वो डंप यार्ड है हमारा, और वहां डाल रहे हैं। गांव वाले भी उससे वैसे तंग है, लेकिन जो इको ग्रीन को शायद वहां काम दिया था उसने फिर उसको हटा दिया, दूसरी कंपनियां दे दी, लेकिन सफाई के लिए वो स्टे लिया है। जितना उठाव हो रहा है कचरे का उतना निदान नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कभी देख का होगे तो बहुत कुछ वो हमने सरकार दिया, मतलब उसका खाद बनाया है जी। बिजली भी बन रही है, खाद भी बन रहा है, और लेकिन अब कोशिश करेंगे कि 2-3 साइट और लेके किया जाए। लेकिन जहां भी हम डंप यार्ड बनाते हैं ना, वहीं एजिटेशन हो जाता है जी। कोई गुड़गांव किसी इलाके में आप जाओ, और मैं सब जनता से भी कहता हूं, कई जगह हम जैसे नगर निगम वालों ने कर दिया कि हम यार्ड यहां बनाएंगे, अगले दिन गांव वाले पंचायत करके आ जाते हैं 150 साहब यहां नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा गंदगी तो हमारी, तो कूड़ा है कहां डालें, एक जगह चिन्हित कर दो जहां दिक्कत ना आए। बहुत से लोग कहते हैं जी मेवात में डाल दो, अरे मेवात में भी तो आदमी रहते हैं, आपका कूड़ा मेवात वाले क्यों लेंगे जी। कोई कहता रेवाड़ी डाल दो, कोई कहता हेली मंडी डाल दो। मैंने कहा नहीं, मतलब हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, पड़ोसी के घर में। पड़ोसी घर में चले। ये लोगों की मेंटेलिटी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा कूड़ा है तो हमारे यहीं कहीं नहीं कहीं डलेगा, लेकिन कोई आदमी नहीं चाहता मेरे पास डल जाए। ऐसा गुड़गांव को खुला मैदान तो है नहीं कि सरकार की जमीन पड़ी हो 500-700 एकड़ उसमें डाल दो, कोई है नहीं। राव साहब, आपके पिताजी वरिष्ठ नेता थे, असमय उनकी मृत्यु हो गई, उस वक्त आप 21 साल के थे जी। फिर आपके चाचा जी उस सीट पर चुनाव लड़े जी। फिर जब 25 के हुए आप उस पर चुनाव लड़े और जीत गए और मंत्री भी बन गए, मतलब सबसे हाँ, मैं 26 साल के आसपास उम्र में मिनिस्टर बना। मिनिस्टर बन गए थे। तो अभी कितना तजुर्बा हो गया आपको कुल मिलाकर कहें तो, इससे आपकी उम्र का भी अंदाजा हो जाएगा। हाँ ना, अच्छा उम्र तो वैसे मैं बहुत ढकरा खाया, बाल भी काढ़े कर रखे हैं। उम्र मेरी 63 साल होगी साहब। लगता नहीं, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता है। बताना नहीं चाहता, बताना पड़ गया जी। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे सीनियर एमएलए हूं। 87 का कोई एमएलए नहीं,
पूरी विधानसभा में हमसे सीनियर एक एमएलए है चौधरी निर्मल सिंह जी, जो कांग्रेस के हैं, वो 82 में बने जी। और 87 के हम 2 एमएलए मिनिस्टर, मैं और रघुबीर कादियान जी, डॉक्टर रघुबीर कादियान जो कांग्रेस में, वो भी 87 में एमएलए मंत्री बने और मैं भी बना। बाकी सब हमसे जूनियर है पूरी विधानसभा में। हाँ, तो ये जो आपका नाम रहा, आपका जैसे कहेंगे कि सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर हो गए, लेकिन एक नेता के जीवन में कोई ऐसा काम होता है कि वो काम कर जाए तो उसका नाम हो जाता है, और वैसा नाम अब आपका, मुझे पंडित जी ने बताया, होने वाला है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे काम कर रहे हैं आप। हाँ, मेरी कोशिश है, और मैं इस चुनाव में कहा करता कि नरवीर सिंह का ये चुनाव जो है अब की बार, ये जनता के नाम रहेगा कि हम गुड़गांव को एक अच्छा गुड़गांव बना के जाएंगे। तो मैंने ये नहीं कहा था, कई लोगों ने कहा कि नरवीर सिंह का ये आखिरी चुनाव, मैंने कहा ना, ये आखिरी चुनाव नहीं है, राजनीति में कोई आखिरी चुनाव नहीं होता। मैं आज भी कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं जीत गया इसलिए कह रहा हूं। मैंने कहा था कि हम यदि राजनीति से हटें या हमारी मृत्यु हो जाए तो हम उससे पहले गुड़गांव में कुछ करके जाएं, तो ये चुनाव इस बार जीतूंगा और कुछ न कुछ करके जाएंगे। तो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी गुड़गांव में ला रहा हूं, और इससे गुड़गांव क्या हिंदुस्तान का भी नाम होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सफारी, उसकी अब शुरुआत कर दी है। परसों उसकी फाइल टूरिज्म डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जो इस वक्त आपको टीवी पर ये एक ऐसी सफारी बनने जा रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी सफारी है और 10,000 एकड़ में बनेगी। आज तक सबसे बड़ी सफारी शारजहां में है जो 1,000 हेक्टेयर यानी 2,500 एकड़ में, उसका पिछले महीने मैंने निरीक्षण किया था। हमारी यूएन की एक कॉन्फ्रेंस थी फॉरेस्ट के मामले में रियाद में, सऊदी अरब में जी। तो मैं और कुदरती उसमें हरियाणा और हिंदुस्तान को बुलाया था, स्टेट हरियाणा ही थे, मैं और भूपेंद्र यादव जी दोनों वहां गए। तो भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि आप 2 दिन यहां लगा के मैं रुक जाता हूं और आप उसको सफारी को देख के आओ। तो फिर मैं और हमारे PCCF और ACS हम लोग वहां देख के आए। शारजाह में दुबई गए, दुबई से शारजाह 1-1.25 घंटे का रास्ता है। साथ साथ ही है। हाँ, साथ साथ ही है। तो वहां देख के आए पूरी सफारी, वो अच्छी सफारी है। और फिर अब 2-3 सफारी इस महीने में, अगले 15 फरवरी तक 2-3 सफारी। एक वनतारा है अंबानी जी की जामनगर में, एक रायगढ़ में बताई, एक सफारी और बताई, 3 सफारी और देखनी है। तो हमारी DPR पिछले दिनों मनोहर लाल जी ने इस सफारी को फॉरेस्ट से टूरिज्म डिपार्टमेंट में दे दिया और उसमें एक कमिश्नर लगा दी, हमारे MDC नाते फॉरेस्ट के IFS, उस वजह से उन्होंने कर दिया। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कानूनी तौर पे सफारी नहीं बना सकता, इसकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। जब सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता किसी भी जू की या सफारी की, तब वो स्टेट बना सकती है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये, अभी हमारे पास फाइल आई है, उसकी हम DPR बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट उसमें मना नहीं करेगी, जल्दी से 1 हफ्ते में उसकी हमारी मंजूरी दे देगी। तो मैंने उसकी DPR बनाने वालों को बुलाया, जिसका टेंडर टूरिज्म डिपार्टमेंट में। तकरीबन कितने की DPR होगी? नहीं, DPR अभी मंगाई है। अच्छा। हाँ, उस DPR अभी पैसा सब अलग अलग फेजों में लगेगा, 2,000 करोड़ भी लग सकता, 5,000 करोड़ भी लग सकता, वो अलग बात है। लेकिन शुरू के फेज में मैंने ये कहा कि 2,500 एकड़ में इसको 4 फेज में बांटो, 2,500 में एकदम 10,000 उठा लेंगे तो हो भी नहीं पाएगा काम। तो 4 फेज में इसका काम करेंगे। शुरू में हम सकतपुर, गैरतपुर बास, नौरंगपुर और शिकोपुर की जो पहाड़ है उसमें बना रहे। कल सुबह सुबह मैं देख के भी आया, 3-4 घंटा फिजिकल वेरिफिकेशन भी करी, देखा कहाँ नाले हैं, कहाँ नदी है, कहाँ कुआं है, कहाँ पेड़ है। ये जो प्रोजेक्ट है तो बहुत दिल के करीब है, और हाँ, मेरे दिल के करीब है। हरियाणा का कुछ अलग ही नाम होगा। हाँ, हरियाणा का नाम होगा दुनिया में। हाँ। और गुड़गांव का नाम भी दुनिया में होगा। हरियाणा में एक ऐसी चीज बन जाएगी कि कम से कम 10-20 हजार आदमी रोज देखना है। अगर उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप यदि एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आप आधे घंटे में सफारी पे होंगे, नॉन स्टॉप। आप ये अंदाजा लगाइए कि एक भी लाल लाइट आपको नहीं मिलेगी सफाई तक जाने के लिए। इसमें रोड सेफ्टी का और ट्रैफिक बिल्कुल, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप उतरोगे, ये एलिवेटेड हम बना रहे हैं अब, उसके नीचे से आप निकलोगे सीधा 3 मिनट में सफारी में। आप सोचिए, आपकी जो दोस्ती है ना, वो एक तो नितिन गडकरी साहब के साथ बहुत अच्छी है। नहीं, मेरी दोस्ती नहीं है, वो मेरे आदरणीय है, सीनियर लीडर, मुझसे प्यार करते हैं। दूसरे अमित शाह भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो भी बड़े लीडर साहब, हाँ, प्यार करते हैं। तो इस प्यार का जो है, और दूसरा राव नरबीर सिंह अपने आप में फिर बादशाह हो गए। तो जो आप बोलते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है आपसे।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं, मेरे यहाँ सारे गुड़गांव के लोग सुन रहे होंगे और आज नहीं तो कल सुनेंगे। मैं किसी अधिकारी को गलत टेलीफोन कभी नहीं करता मुकेश जी, आप पीछे से अधिकारी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो किसी लोग को मैं अपने गलत काम करने की सिफारिश किसी से नहीं करता, ना दोस्तों में, ना यारों में, ना सरकार में। अच्छा। जो जायज काम लगता है मैं खूब तसल्ली कर लेता हूँ जब मैं काम करता हूँ। चुनाव के दिनों में हम 2-3 बार आमने सामने बैठे, लेकिन मैं स्टूडियो में था, आप घर पे थे, आज आमने सामने जी। जब टिकट वाला मसला चल रहा था तो आपने टिकट अनाउंस भी नहीं हुई थी, उससे पहले आपने घोषणा कर दी थी कि और किसी को मिले ना मिले, लेकिन राव नरबीर को तो जो टिकट है वो भाजपा वाले भी घर आके देके जाएंगे। नहीं, वो ऐसे था कि लोगों का समर्थन देख के ही मुझे लग रहा था। मैं 1 साल पहले चुनाव प्रचार शुरू किया तो मैंने पहला प्रोग्राम जो किया वो 16 दिसंबर 2023 को शुरू किया और वो धनकोट गांव से शुरू किया। एक धनकोट बादशाहपुर विधानसभा में तकरीबन 4600 के आसपास वोट है जी। ऐसा गांव है जिसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं, सब बिरादरी के लोग रहते हैं। मेरी बिरादरी, यादव बिरादरी, सबसे कम वोट उसके हैं उस गांव में जी। तो उसमें जैन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, जाट भी हैं, हरिजन भी हैं, बनिए भी, सबको मत 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो मैंने जब पहला प्रोग्राम किया तो वहां सारे गांव की उपस्थिति थी और पिछली बार जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा तो मेरी वोट ही 10% आई थी। तो जब वहां सारा गांव उपस्थित था, लोग भी थे वहां और गांव के लोग थे, तो जब उस दिन ही मुझे लग गया कि लोग अब के नरवीर सिंह को एमएलए चुनना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा सभी पार्टियां राजनीतिक रूप से सर्वे करवाती हैं टिकट से पहले तो सिर्फ बीजेपी कराया करती है, अब कांग्रेस भी कराता और आज पार्टियां भी सर्वे करवाती है। तो मैंने कहा अब क्या तू रुकेगा नहीं, सर्वे में लोग तेरे को पसंद करेंगे, तुझे टिकट देंगे। सर्वे वाले बता गए थे आपको चुपके नहीं, से? सर्वे मेरा ही सर्वे है, मैं भी सर्वे करवाता हूं। अच्छा। और मुझे पता था कि जब मेरा सर्वे ठीक आ रहा दूसरे का भी ठीक आएगा। हाँ। और सर्वे तो जनता बता देती है। हाँ। सब ये मैं नहीं एमएलए बन रहा हूं, लोग सर्वे- बादशाहपुर के गुड़गांव जिले के नहीं, हाँ। कोई नारनौल में भी यदि शादी ब्याह में चुनाव से 6 महीना पहले गया तो वहां लोग कहते थे नरवीर बनेगा। हाँ, तो लोग आके कहते थे, लोग यहाँ लोगों का ये था कि भाई नरवीर सिंह ने 2014 से 19 बहुत काम किए। हाँ, हाँ। और 19 से 24 में यहाँ इंडिपेंडेंट एमएलए बन गया। उससे बेचारे से काम नहीं हो पाए। हाँ। और फिर लोगों की उम्मीद हुई कि भाई नरवीर सिंह आएगा तो गुड़गांव में विकास के काम होंगे, इसलिए लोगों की इच्छा थी कि नरवीर सिंह एमएलए बनना चाहिए। सर्वे के आधार पर और जीते। गुड़गांव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बादशाहपुर हल्के में, तो आपको यकीन नहीं होगा बाहर के हल्के के कम से कम 4-5 हजार आदमी रोज आते होंगे जो मुझसे नहीं मिले, गांव में वोट मांग के गए, चाहे रिश्तेदारी में आए, मिलने वालों से आए, बहुत लोग आए कि भाई नरवीर सिंह बनना चाहिए। तो ये जो सर्वे के हिसाब से आप जीत रहे थे, तो सर्वे के हिसाब से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, कांग्रेस की सरकार वो पता नहीं वहां कौन पे सी क्यों नहीं उन्होंने सकते? कहां से सर्वे करवाया ये मैं नहीं जानता। हाँ। और मैं अपने सर्वे में जीत रहा था, इसीलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया और भाई लोगों ने मुझे बना दिया। चलो राजनीति की बात नहीं करते हैं आज, फिर मैं आम जनता का मुद्दा है क्योंकि रोड सेफ्टी का, तो रोड सेफ्टी की बात भी होगी, आपकी सफारी की बात। गुरुग्राम में जो पानी की समस्या है ये क्या आने वाले समय में आ जाएगी? क्योंकि 10-12 साल पहले भी हम जब खबर किया जी, करते थे हाँ, जी। तो कहते थे कि पानी जो है एकदम नीचे चला गया है, गुरुग्राम को खाली करना पड़ेगा। आपने कंस्ट्रक्शन के लिए बैन कर दिया था कि गुरुग्राम का पानी, आज भी बैन है और हम एसटीपी का पानी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, कानून ऐसा है। एसटीपी थोड़ा जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं उनका। एसटीपी क्या बोलेंगे इसको, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। जी। एसटीपी का तकरीबन मेरे हिसाब से 18 से 20 करोड़ लीटर डेली पानी पैदा होता है। हमारे यहाँ 2 एसटीपी, एक बहरामपुर में जो मेरा जन्म स्थान है वहां, और एक धनवापुर में। जी। 2 प्लांट यहाँ, 3 धनवापुर में, चौथा जहाजगढ़ या बाबूपुर में लग रहा है। तो 20 करोड़ लीटर के आसपास डेली एसटीपी से पानी साफ होकर बाहर निकलता है, जो हम कुछ तो पार्कों में देते हैं, कुछ छावला इसमें जमुना में चला जाता है और कुछ हम झज्जर पहुंचा रहे हैं। और अभी मैंने पिछले दिनों 5-6 साल पहले 2018-19 में 8-7 करोड़ रुपए बजट पास करवाया था जीएमडी से। अरावली में कई हमारे वो हैं जोहड़, उनमें भी पानी आज 2 साल से पहुंच रहा है, वो पाइपलाइन दबवा के 12 इंची, और वहां उन जोड़ों में पानी पहुंच रहा है। आने वाले समय में जो हम सफारी डेवलप करेंगे इसमें पानी की भी बहुत आवश्यकता होगी। बिल्कुल। तो हमारा इतना लीटर पानी बेकार जाता है
और जो हम जमुना में छोड़ते हैं उसमें भी कई बार एनसीजेड हमारे क्या बोलते हैं एनजीटी भी जुर्माना करती है। हाँ। तो हम उस पानी का इस्तेमाल सारा अपना सफारी में भी करेंगे जी। कि भाई वहां पेड़ पौधे पार्क जो बने वो अच्छे हों और हमारा ये पानी जो एसटीपी का वो इस्तेमाल हो जाए। जी। एक सड़क बनी है अभी गुरुग्राम से सीधा मुंबई निकलती है, अभी जयपुर को जोड़ा 200 होते हुए। ये सड़क इतनी अच्छी बना दी आपने, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज का रनवे हो। तो कई लोगों को वो रनवे ही लग रहा है, और आपके जो गुरुग्राम के और दिल्ली के जो रईस जादे हैं उसको सड़क के तौर पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो उसका रेसिंग ट्रैक बना दिया है उन्होंने। ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए क्या आप पुलिस को, प्रशासन को, ट्रैफिक को क्या हर जगह मुकेश जी कैमरे लगे हुए हैं, आधे से ज्यादा कैमरे काम करते हैं। मैं भी 1-2 बार इस पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आपकी ईमानदारी, आधे से ज्यादा कैमरे काम करते हैं, सारे नहीं कर रहे। पत्रकार बोलते हैं आधे से ज्यादा कैमरे काम नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं मैंने देखा कि नहीं चालान आए हैं लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ। और वो उस पर स्पीड दिखाते हैं, इसलिए पता लग जाता है कि काम कर रहा है। मैं अपनी गाड़ी में स्पीड देखता हूं, वो 120 से ऊपर में चालान आता है। तो जब हम जाते हैं तो 117-18 पर, हमारी जो गाड़ियां हैं 120 के बाद उनमें आवाज आने लग जाती है, टू 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 टू। वो तो जहां भी सेट कर सभी गाड़ियों में आजकल जो बड़ी गाड़ियों में आ जाती है। तो 120 से मैं ड्राइवर से कहता हूं 120 से नीचे रख, तो वो उसकी वो एक मेंटल टॉर्चर भी आदमी नहीं होता। तो जो एक वो उसमें आ जाती है, हम 118 पर चलते हैं तो उस पर आ जाएगी, कैमरे पर लिखा 118, तो इसका मतलब कैमरा काम कर रहा, मैं ये मानता हूं जी। तो अब आदमी ही गलत चलेगा कि 160 की स्पीड, वैसे उस पर 160 चल सकते हैं। जब कैमरा नहीं आता तो कई बार हमारे ड्राइवर ने भी चलाने की कोशिश की है। चलान आ गया आपका? मैं मानता, चला नहीं आया क्योंकि वहां कैमरा नहीं था। अच्छा, आपके ड्राइवर को पता था वहां कैमरा नहीं था इसलिए भगा लिया? हाँ, इसलिए भगा दिया होगी, हो सकता है। कई बार चल जाती है, हाँ। उसको पता नहीं लगता। आप 120 से 160 का अंदाजा, गाड़ियां भी ऐसी है ना आजकल, स्पीड का गाड़ी अच्छी है, पता नहीं लगता। तो फिर वो देखते हम जब यार 160 चले तो मैं किसको कम कर। 120 बहुत होती है स्पीड, लेकिन उस अच्छा रोड है, अच्छी गाड़ी है तो 160 का भी पता नहीं लगता। जब तक लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे सेफ्टी के लिए, तब तक कोई आपका ठीक वो नहीं कर सकता। ना ट्रैफिक पुलिस कर सकती, ना रोड कर सकती। और आप जहां तक कह रहे हो ना, यहाँ इस पे लोग शौक या लोग जाते हैं इस रोड के ऊपर। मैंने अभी एक हमारे यहाँ जहां मैं लेपर्ड सफारी बना रहा हूं, एक लेपर्ड सफारी रोड निकला है। आप उसको देखकर ना, गुड़गांव का बेहतरीन रोड है, जो आपको लगेगा आप जम्मू कश्मीर में या मनाली में घूम रहे हैं। यहाँ से 10-12 किलोमीटर आपके साथ ही चलेंगे और हम हाँ, आपको मैं लेके चलूंगा। हम आपको वनतारा ले चलेंगे। हाँ, मैं आप दोनों ही काम कर लेंगे। ठीक है। हाँ। उस पे अभी क्या देखा कि लोग गाड़ियों को भिड़ा के देख रहे हैं, उसका कैमरा वो वीडियो खींच रहे हैं। अच्छा, अब जब 2 नई गाड़ियों को भिड़ाएंगे आपस में, हाँ। स्टंट करेंगे, तो साहब उसको कौन बचाएगा? उसको तो बुद्धि बचाएगी। हाँ, मैं कह रहा, मैंने देखा। हाँ। मतलब आपस में गाड़ी भिड़ा रहे, आप सोचो। हाँ। हाँ। तो फिर तो भगवान ही मालिक अब इसका। तो लोग जब तक नहीं समझेंगे ना, खुद नहीं सोचेंगे, तो इसका क्या इलाज? पुलिस भी क्या करेगी साहब इसमें? टक्कर मार के देख रहे कौन सी गाड़ी मजबूत है। बताओ। अभी गुरुग्राम में, क्योंकि आपने बताया मारुति का जो बसाने में डीएलएफ का और मारुति का अहम योगदान, मारुति का हाँ, दूसरे नंबर पर डीएलएफ का जी। अब खरखोदा में भी प्लांट खुल रहा है। हाँ, तो खरखोदा की भी तस्वीर तकदीर 10 सालों में बदल जाएगी। रोजगार के कितने साधन उपलब्ध हो पाएंगे? देखो, पहले तो बहुत रोजगार मिलता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कहूं कि इतना ज्यादा रोजगार मिलेगा नई फैक्ट्रियों में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा। यदि पुरानी टेक्नोलॉजी होती तो आज इतना बड़ा प्लांट है, 50,000 आदमियों को भी रोजगार मिल सकता, लेकिन हजारों आदमियों को। अब भी इस मारुति कंपनी, और फिर एक अकेली मारुति कंपनी, उसके साथ एंसिलरीज बहुत हैं। हाँ। छोटी कंपनियां बहुत गई हैं। तो आप ये लगाओ कि एक मारुति कंपनी से कम 10,000 आदमियों को रोजगार मेरे को उम्मीद है मिलेगा। हाँ, क्योंकि कुछ वहां पे काम करते हैं, कुछ जो हाँ, फैक्ट्रियां करेंगे। हाँ जी, वो हजारों एकड़ में गई साहब, बहुत फैक्ट्रियां लगेंगे जी। हाँ। तो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं नेटवर्क 18 पर, तो रोड सेफ्टी को लेकर मैं चाहूंगा कि आप जैसे वरिष्ठ नेता संदेश दें, क्योंकि पुलिस एकमात्र इसमें सुधार नहीं कर सकती, सरकार सुधार नहीं कर सकती। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा कहें कि भाई अपने आप भी बच के चलो, दूसरों का भी ध्यान रखो? हमारे यहाँ पहले एक स्लोगन लिखा होता था दीवारों पे, आपने पढ़ा होगा, मैंने सब लोगों ने पढ़ा कि बचाव में ही बचाव है जी। तो ये आदमी खुद अपना बचाव करके चलेगा तो सब बचाव है। और आप ये सोच के मत चलो कि मैं ठीक चल रहा हूं। मेरी ये सोच है कि आप सोचो कि दूसरा गलत चल रहा है, जब आपने बचना है तब आप बचोगे।
और विदेश में तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आगे वाली गाड़ी का टायर दिखना चाहिए, तो आप सेफ दूरी पे। अब बड़ी गाड़ी के आप पीछे चलोगे तो आप उससे अगली गाड़ी दिख नहीं रही, कितना ब्रेक मार रही है। तो बचाव में बचाव, आप अपना खुद बचाव करोगे तो आपका बचाव है। और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहां पे क्या करें, मतलब जगह नहीं लगती, घुसाने की कोशिश करते हैं। बस वो जब तक हमारी मेंटली ठीक नहीं होंगे ना। मैं कहता हूं बॉम्बे में जाता हूं, हमारी 4 लाइन है, एक लाइन खूब तेज चल रही है तो हम साइड में निकलने की कोशिश नहीं करते। गुड़गांव में तो हम इधर उधर उधर ऐसे, दिल्ली में गुड़गांव एरिया में आप ये सोचिए यहां से बस और ट्रक जाते हैं हमारे इसी खेड़ के दोला टोल से, जैसे राजीव चौक क्रॉस करते हैं एमबी मॉल से दिल्ली में घुसते हैं, सारे अपना आप लेफ्ट में आ जाते हैं क्योंकि वहां चालान है। और यहां बिल्कुल राइट में चलेंगे, मैं जाता हूं तो कोई राइट से लेफ्ट को आता ही नहीं क्योंकि यहां चालान नहीं करते। एक ट्रक्स का मैं देखता हूं कि जो अधिकतर 3 लेन ही होती हैं जी, तो एक ट्रक पहली लेन में भी वही चल रहा है, कम स्पीड वाले में, दूसरी में भी चल रहा है, तीसरी में कहीं पर जगह ही नहीं मिलती। हाँ, तो वो फिर जो अपनी वाली गाड़ी है वो तो फिर नागिन वो ऐसे ही निकालनी पड़ती है। उन ट्रक वालों को डर नहीं है। उसमें आप गडकरी साहब से या कुछ ऐसी नहीं कर सकते कि जो हैवी गाड़ियां हैं उनको एक लेन दे दें? नहीं, सबको कह रखा है, ये कानून है कि आप लेफ्ट साइड को चलिए, जितनी बड़ी गाड़ियां हैं आप राइट साइड को नहीं चलेंगे। लेकिन सब जब तक चालान ना हो ना, जब तक सख्ताई ना हो तब तक कोई नहीं करता इसका। हम भी पालन, अब जितने ट्रक आएंगे राइट को चलेंगे, हम भी ओवरटेक लेफ्ट से करते हैं, जैसे कानून हो कि हम लेफ्ट साइड से जाना है। हाँ। ऐसा हालात हो गए। तो मेंटलिटी जब तक हमारी ठीक नहीं होगी ना हर आदमी की, तब तक बात नहीं बनेगी। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि पुलिस के भी बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, इसी की ट्रैफिक के हमारे साथ में। तो बस आज आप मेरे को एक प्रॉमिस कर जाओ अपने छोटे भाई होने के नाते कि अब ट्रैफिक चालान का जो भी फोन आएगा उसको आप एंटरटेन नहीं करोगे। मैंने तो आज तक भी नहीं किया साहब, आगे से भी नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस उम्मीद के साथ कि ये जो रोड सेफ्टी की हमारी मुहिम है मारुति के साथ, इसमें जो आपसे हमें ज्ञान मिला, और मुझे तो वाकई लगता है कि इस मसले पर आपको ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, कम से कम हरियाणा की जनता को तो जागरूक करने के लिए। लेकिन तमाम मसलों पर आपने हमारे से बेबाकी से बात की, जिसका हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। और राव साहब हैं तो राव साहब बेताज बादशाह, और इसी तरीके की आपके बादशाह कायम रहे। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।